हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सीवी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए मैं यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आ रही हूँ, ठीक है। सो कल की वीडियो मैंने आपको सीटेट मैथ्स पेपर 2 के टॉप 10 क्वेश्चंस प्रोवाइड करे थे। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। आज हमारी ये सेकंड क्लास है और इसमें मैं आपके लिए टॉप 8 यानी कि टोटल 8 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगी जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। और इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब ये जो क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये क्वेश्चन आपका रिसेंटली जो एग्जाम हुआ था उसमें भी आया हुआ है, लेकिन ये उसका नहीं है। ये क्वेश्चन दूसरा है जो पहले कभी आया हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि सेम क्वेश्चंस कितने ज़्यादा रिपीट होते हैं। बस डिजिट्स जो अंक हैं वो जो संख्याएं हैं वो आपकी चेंज कर दी जाती हैं। बाकी क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल सेम रहता है। आपको फोकस करना है क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पर कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में तो आप उसको कैसे डील करेंगे, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। रिक्वेस्ट करूंगी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपना स्कोर जो है नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर देना कि आपको 8 में से जो है आपके कितने क्वेश्चन जो है राइट गए हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। किसी बहुफलकी के फलकों यानी फेसेस, किनारों, एजेस और शीर्षों यानी वी वर्टेक्स की संख्या आपको दे रखी है, ठीक है। तब आपसे 2a + 3e - 4x का मान यहाँ पर पूछा हुआ है। कितना इजी क्वेश्चन आप खुद देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपसे क्या पूछा है, 2a + 3e - 4x की वैल्यू। तो 2f देखिए, f हमारे पास 7 है, e 3e, e हमारे पास 15 है, 4x, x की वैल्यू हमें नहीं पता है। तो इसके लिए देखा हमारा आइलेट्स फार्मूला होता है। आइलेट्स फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्या होता है, f + v = e + 2, ये आपका होता है आइलेट्स फार्मूला, ठीक है। कुछ लोग इसको यूलर्स फार्मूला भी बोलते हैं। तो f, ये f है आपका, ठीक है। f + v = e + 2, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। f कितना है आपका, सो फेसेस यानी फलक कितने हैं आपके 7 + v कितना है आपका x है बराबर e कितना है आपका, e है आपका 15 + 2, ठीक है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। x = 15, तो आपका हो गया यहाँ पर 17, 7 आपका प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो x = आपको कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। अब x की वैल्यू पता चल चुकी है। अब हम फाइनली यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं और उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक। सो 2 × f की वैल्यू कितनी है 7 + 3 × e की वैल्यू कितनी है 15 - 4, x की वैल्यू अभी हमने कितनी फाइंड करी थी 10। इसको सॉल्व करते हैं। 7 दूनी 14, 15 तिया 45 - 10 चौके 40। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 और 10 आपका 50, 50 और 9 आपका 59, 59 माइनस का 40, तो ये कितना आ जाएगा आपका 90, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। किसी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक यानी कि कुछ स्टूडेंट द्वारा ये कुछ अंक प्राप्त किए गए हैं। इन आंकड़ों के माध्य और परसर का अंतर कितना है, यानी कि आपको माध्य यानी मीन निकालना है, परसर यानी कि रेंज निकालना है और फिर उन दोनों को माइनस कर देना है, ठीक है। अब इन दोनों का फॉर्मूला और करने का तरीका समझिए कि माध्य और परसर हम कैसे निकालते हैं। तो माध्य का मतलब एक तरीके से एवरेज होता है। औसत आपने पढ़ा है, औसत कैसे निकालते हैं, जो भी संख्याएं हमें दे रखी है ना उन सभी को जोड़ लो, ठीक है। और जितनी संख्याएं हैं, ठीक है, उन जो जितनी नंबर ऑफ संख्याएं हैं उनसे उसको डिवाइड कर दो। तो ऐसे हमारा क्या निकलता है, माध्य निकलता है। इसको हम मीन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। परसर कैसे निकलता है, परसर निकालना बहुत ईजी होता है। जो भी संख्याएं आपको दे रखी है ना उसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू देखिए। सबसे हाईएस्ट आपको क्या दिख रहा है, मुझे यहाँ पर जो है सबसे हाईएस्ट 42 दिख रहा है, ठीक है। और सबसे मिनिमम देखिए, तो सबसे मिनिमम यहाँ पर क्या है 25 नहीं 17, हाँ 17 से छोटा और नहीं है, और ठीक है। तो ये आपकी हाईएस्ट वैल्यू है, ये आपकी मिनिमम वैल्यू है। तो हाईएस्ट वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू घटानी है तो मैक्सिमम 42 है माइनस का 17 कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5 2, ठीक है। तो परसर यानी रेंज आपकी आ गई 25। अब जो काम है निकालने का वो है मीन, तो हम मीन निकाल लेते हैं। वैसे तो मैं सीरीज में जो भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर रही हूँ सारे ही क्वेश्चंस अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो हर बार देखा जाता है, ठीक है। तो ये आप सीख लीजिए कि जब भी आपको कुछ नंबर दिए जाएं उनका माध्य कैसे निकालते हैं, परसर कैसे निकालते हैं। एक और होता है आपका माध्य का, उस टाइप का क्वेश्चन भी इंक्लूड करूंगी मैं जिसमें माध्य का पूछा हो, तो आप समझ पाएंगे माध्य का कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए परसर हमने निकाल लिया जो कि हमारा 25 आया था, ठीक है। अब हमें माध्य निकालना है, तो माध्य हम कैसे निकालेंगे, माध्य मैंने बताया था जो भी संख्या उन सभी को जोड़ना है। तो 36 + 37 + आपका 31 + 31 + 42 + 23 + 38 + 17 + 18 + 35 + 25 + 29 + 35, इन सभी को जोड़ना है। नीचे अपॉन में इसके क्या करना है, जितनी संख्याएं, ये कितनी संख्याएं गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो उतने से हम क्या करते हैं इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये होता है माध्य निकालने का फॉर्मूला। तो इन सभी को ऐड कर लेते हैं। इन सभी को ऐड करने पर आपका क्या आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा थ्योरेटिकल है जो मैथ्स में पूछा गया है, लेकिन इसके लिए भी आपको जो है मैथ्स में नंबर सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। मैंने आपसे कहा है कि जो टॉपिक वाइज वाली मैंने क्लास करवा रखी है उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। अगर आप उसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं और ये प्रीवियस क्वेश्चन को देख लेते हैं जो मैं ये सीरीज करवा रही हूँ, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स जो है अपना स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्लास फर्स्ट और सेकंड में ही नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से बढ़ाया है कि अभाज्य संख्या क्या होती है, सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्या क्या होती है, सब कुछ मैंने बताया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर फिलहाल क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, हमसे पूछा है इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। पहला क्या है, एक धनात्मक संख्या और एक ऋणात्मक संख्या का योग सदैव शून्य होता है। यहाँ पे लिखा है हमेशा शून्य होता है। तो आप मुझे एक बात बताइए, आप -2 + 2 करोगे तो क्या आएगा,
0 आएगा, ठीक है। लेकिन हमसे ऐसा नहीं कहा गया है कि सेम संख्या होनी चाहिए, हमसे कहा गया है एक धनात्मक हो, एक ऋणात्मक हो। तो हम ये भी तो ले सकते हैं -3 + 1, ये हमारी धनात्मक हो गई यानी पॉजिटिव संख्या हो गई, ये नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक हो गई। तो -3 + 1 तो आपका -2 हो जाएगा, जबकि ये कह रहे हैं कि ये हमेशा शून्य होता है, हमेशा 0 होता है, तो ये तो हमारा गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, दो विषम संख्याओं का योग सदैव एक विषम संख्या ही होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये कह रहे हैं कि अगर हम दो विषम यानी दो ऑड नंबर को जोड़ें तो वो हमेशा क्या आते हैं, ऑड ही आएगा। तो देखिए एक हमारा क्या है, एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है, और 3 भी हमारी एक विषम संख्या है। इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 4 आ रहा है, जो कि एक सम संख्या है, ना कि विषम, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि हमेशा विषम आता है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट, दो सम संख्याओं का योग सदैव एक सम संख्या होती है, ये बात बिल्कुल सही है। कोई भी दो संख्याएं आप ऐसी जोड़ लेना जो हमेशा सम हो, ठीक है, तो उनका योग भी हमेशा सम आएगा। जैसे कि 0 और 2 ये दोनों ही हमारी सम है, इनको जोड़ोगे तो 2 आएगा, 2 भी हमारी क्या एक सम संख्या है, ठीक है। अब 2 एक सम संख्या है, 4 भी एक सम संख्या है, इनको जोड़ोगे तो भी 6 आएगा, तो 6 भी हमारी सम संख्या है। यानी कि दो सम संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं तो हमेशा सम आता है योग उनका, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है, और यही हमसे पूछा था कि कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है, जो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल सदैव एक अभाज्य संख्या होती है। तो ये कह रहे हैं कि दो प्राइम नंबर अगर हम ले लें तो उनका मल्टीप्लाई करें तो हमेशा वो एक अभाज्य नंबर ही आएगा, तो ये गलत है। देखिए 2 हमारी एक अभाज्य संख्या होती है, प्राइम नंबर होती है, और याद रखना 2 हमारा एक सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, ठीक है। इनटू अगर देखिए 5 लेते हैं तो 5 भी हमारा एक प्राइम नंबर है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पर 10 आ रहा है, और 10 तो हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, और जबकि ये कह रहे हैं कि इनको मल्टीप्लाई करने पर हमेशा एक अभाज्य संख्या आती है, इसलिए ये भी गलत है, ठीक। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन इसके लिए भी आपको नंबर सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका देखिए देखने में आपको इजी लग रहा होगा, क्वेश्चन इजी भी है, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, ये जो संख्याएं आपको दे रखी हैं इनका आरोही क्रम बताना है, आरोही क्रम में इनको लगाना है, ठीक है। आरोही और अवरोही क्रम क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में आपको लगाना है, ठीक है। तो आपके दो ऑर्डर होते हैं, एक असेंडिंग ऑर्डर, दूसरा डिसेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम का मतलब है कि छोटे से बड़ा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अवरोही का मतलब है सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ठीक। आरोही मतलब चढ़ना, ठीक है। आरोही का मतलब होता है कि चढ़ना। चढ़ेंगे कैसे, सबसे छोटी जगह पे होंगे, फिर उससे बड़ी जगह पहुंचेंगे, फिर उससे बड़ी जगह पहुंचेंगे, फिर उससे बड़ी जगह, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अवरोही का मतलब होता है एक तरीके से उतर रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, सबसे बड़ी वैल्यू, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इन सब में पहले सबसे छोटी वैल्यू देखनी है कौन सी है, उसको लिखना है, फिर उससे बड़ी देखनी है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है इसका आरोही क्रम यहाँ पर बताना है। तो सबसे छोटी वैल्यू अगर मैं यहाँ पर देखती हूँ तो सबसे छोटी वैल्यू हमारी यहाँ पर जो है 0.053 है, ठीक है। उसके बाद उससे बड़ी वैल्यू हमारे यहाँ पर क्या है, तो वो हो जाएगी हमारे यहाँ पर 0.06, ठीक। नेक्स्ट जो वैल्यू हमारी उससे बड़ी है वो हमारी 0.5, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में वैसे था कुछ नहीं, बस आपको जो है पता होना चाहिए कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या होता है, ठीक है। बाकी आप जो है संख्याएं तो जानते ही हैं, कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, तो आप इजीली पहचान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये आपका दे रखा है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको कल भी करवाया था, है ना। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, मुझे इसको जो है एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आपको बताया था इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो 0.00081, ठीक है। क्या करोगे, ये पॉइंट हटा लो पहले यहाँ से, कितने अंक के बाद पॉइंट है, तो 3 2 और 3 6 पॉइंट हटाएंगे, नीचे 3 1 2 3 4 5 6 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा किस में है, अंडर रूट में है। तो नीचे ये हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 81 हमारा किसका अंडर रूट होगा, 9 का हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 जीरो हैं, तो अंडर रूट से बाहर आएंगे तो 3 जीरो रह जाएंगे, ठीक है। अब 9 में डिवाइड करेंगे 1000 का, तो 3 जीरो है नीचे, तो 3 अंक के बाद जो है पॉइंट लग जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0.0009 इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रेशियो का क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं, अगर इससे पहले आप जाएंगे ना तो आपको बहुत कम क्वेश्चन जो है रेशियो के देखने को मिलेंगे, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये कुछ न्यू क्वेश्चंस भी ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये रेशियो का क्वेश्चन भी आपको समझना है, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके प्रीवियस ईयर में। सो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रहा है। किसी कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्याओं में रेशियो यानी अनुपात दे रखा है 2:3, यानी कि ये आपके बॉय हैं लड़के, ठीक है, ये आपकी गर्ल है। इनमें रेशियो कितना है, 2:3, ठीक है। जब 3 लड़के कक्षा छोड़ देते हैं और 3 नई लड़कियां कक्षा में प्रवेश लेती हैं तो यह अनुपात 3:7 हो जाता है। यानी कि अभी हमारे जो, अगर मैं देखिए यहाँ पर जो लड़के हैं वो कितने हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे, लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 3x हो जाएंगी, ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया है कि जब 3 लड़के कक्षा छोड़ देते हैं तो 2x लड़के थे टोटल पहले, उसमें से 3 छोड़ देते हैं तो 3 माइनस होंगे, ठीक है। और 3 नई लड़कियां कक्षा में प्रवेश लेती हैं, यानी कि 3x में क्या होगा, 3 लड़कियां जुड़ेंगी, तो यह अनुपात 3:7 हो जाता है। तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, 3:7 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। या तो हम देखो इस तरीके से लिखें या फिर हम इसको 2/3 लिखें, बात इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है, अब हम इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आपका हो जाएगा 7 दूनी 14x माइनस का 7 तिया 21 इक्वल्स टू 3 तिया 9x प्लस 3 तिया 9। 14x
9x इधर आएगा तो ये 14 में से 9 गया 5x बचेगा इक्वल्स टू 9 21 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 21 और 9 आपका 30 हो जाएगा। x इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 5 से ये कट जाएगा 6 बार x इक्वल टू आपका आ गया 6। हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा है कि प्रारंभ में कक्षा में कितनी लड़कियां थी। तो शुरू में हमारी लड़कियों की संख्या क्या थी 3x थी, है ना, और लड़कों की संख्या 2x थी। x की वैल्यू 6 आ गई तो 3x 3 × 6 18, ठीक, तो 18 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता कि लड़कों की संख्या कितनी थी शुरू में, तो आप कैसे करते, x बराबर 6 है तो लड़के कितने थे शुरू में 2x थी, है ना, तो 6 दूनी 12 लड़कों की संख्या हो जाती। फिलहाल लड़कियों की संख्या पूछी है तो 18 इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR, देखिए ये जो साइन होता है आपका त्रिभुज का साइन है, ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ उसका। इसमें क्या दे रखा है, AB AC PR दे रखी है साइड, QR भुजा दे रखी है, एंगल PRQ 60, BAC 60 दे रखा है। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा कथन ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिभुज ABC सर्वांग सम है PQR के, त्रिभुज AC सर्वांग सम है RPQ के, त्रिभुज ABC सर्वांग सम है PRQ के, और ABC सर्वांग सम है RQP के। ठीक है, तो ये जो साइन आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है सर्वांग सम। सर्वांग सम का मतलब क्या होता है, तो कोई भी दो त्रिभुज सर्वांग सम कब होते हैं, जब उनकी संगत भुजाएं, ठीक है, या और संगत कोण, जब उनकी संगत भुजाएं और क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तब हम ऐसे दो त्रिभुजों को क्या कहते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने का तरीका सीखते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन मुझे बहुत इजी लगते हैं, आई होप कि आपको भी इजी लगेंगे। ठीक है, सो जैसे जैसे मैं आपको करवा रही हूँ तरीका समझिए कि इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे डील करना है। देखिए यहाँ पर मुझे ये क्वेश्चन इसलिए इजी लगते हैं क्योंकि इनमें एक्स्ट्रा दिमाग नहीं होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही नहीं होता है, मैं जो दिया है बस वही करना है। देखिए यहाँ पर दो त्रिभुज आपको दे रखे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दो त्रिभुज यहाँ पर ड्रॉ कर लेने हैं। एक त्रिभुज मैंने ये ड्रॉ किया, दूसरा त्रिभुज मैंने ये ड्रॉ किया। ABC है पहला त्रिभुज, तो ABC हम इसको अपनी तरफ से नंबरिंग दे दी। ठीक है, ऐसे PQR है, तो ये ध्यान रखना है जहाँ से आपने A स्टार्ट किया था वहीं से आपको P स्टार्ट करना है, PQR। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पर भुजाएं और कोण बराबर होते हैं तभी ये सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, अब जैसा क्वेश्चन में दिया वैसा करते जाइए। AB 3.1 है तो इसको मैंने नाम दे दिया, ये हमारा 3.1 हो गया। AC 4.5 है तो AC ये वाली साइड है तो ये हो जाएगी 4.5। PR 3.1 है तो PR ये है हमारी 3.1। QR 4.5 है तो ये हमारी हो जाएगी 4.5। उसके बाद देखिए PRQ 60 है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। BAC यानी ये वाला एंगल हमें दे रखा है 60। अब ये देखिए लेफ्ट साइड में सभी त्रिभुज ABC हैं, तो फाइनली हमें ये बताना है कि जो त्रिभुज ABC है किसके सर्वांगसम है। ठीक है, PQR RPQ PRQ RQP, तो हम ये निकालते हैं। तो त्रिभुज ABC, यहाँ आप देखिए भुजाएं बराबर हैं, ये वाली भुजा 3.1 ये इसके बराबर है, 4.5 ये भी है, ये भी है, ये बराबर है, और ये कोण बराबर है कि सर्वांगसम तो है, लेकिन कौन से किस तरीके से सर्वांगसम है वो आपको यहाँ फाइंड करना है। तो उसको फाइंड करने का तरीका बहुत बेस्ट मेथड मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ, जो मेरी खुद की अप्रोच है। ठीक है, देखिए A से B से C आएंगे, तो A से B आएंगे तो क्या आएगा, ए जब हमने पॉइंट A से स्टार्ट किया था तो ये पॉइंट A के पास क्या था 60 डिग्री का एंगल था, और जब हम A से B आ रहे थे तो हमारे पास क्या थी 3.1 साइड थी, है ना। तो हमें यहाँ पर ऐसे ही स्टार्ट करना है। तो हमारे पास भी जब हम देखिए अब 3.1 तक पहुँचने के लिए या तो हम P से R आ सकते हैं तो भी 3.1 होगा, या R से P जाएंगे तो भी 3.1 होगा। लेकिन मैंने आपको क्या कहा, जब मैंने यहाँ A से स्टार्ट किया तो यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल था, तो यहाँ अगर मैं P से R जाती हूँ तो यहाँ 60 डिग्री का एंगल नहीं है, तो यहाँ से मुझे शुरू नहीं करना है। मुझे कहाँ से शुरू करना है, सर्वांगसम किसके होगा, पहले R लिखा जाएगा, R से P। तो देखिए R 60 डिग्री है, यहाँ से स्टार्ट होगा तो R से P जाएंगे, फिर देखिए A से B आए, B से C जाएंगे, तो B से C जाएंगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये साइड ब्लैंक है, खाली है ना। तो R से P जाएंगे, P के बाद ये साइड ब्लैंक है, देखिए तो ये इसके बराबर होगी, तो R से P जाएंगे, फिर P से Q आएंगे। ठीक, तो A B से C जाएंगे, फिर C से A जाएंगे तो ये 4.5 आएगी, और Q से R जाएंगे तो ये 4.5। तो ये हमारे क्या हो गया, इसके सर्वांगसम हो गया, बिल्कुल इक्वल हो गया। तो यही हमें पूछा था। तो देखिए कितना इजी हो गया है ना, बिल्कुल आपको बस देखने जाना, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है, बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। ठीक है, सो त्रिभुज ABC किसके सर्वांगसम होगा, RPQ के। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, RPQ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर अभी आपके पास चतुर्भुज दे रखा है, कई बार यहाँ पर चतुर्भुज की जगह आपको त्रिभुज दे रखा हो सकता है, तो मैं आपको मेथड बता दूंगी और तरीका भी बता दूंगी त्रिभुज का भी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। किसी चतुर्भुज के कोण, कलर चेंज कर लेती हूँ, ठीक है, 3:5:4:6 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का योग क्या होगा। ठीक है, तो आपके पास 4 कोण दे रखे हैं, 3, 5, 4, 6, लेकिन ये किसमें है, ये रेशियो में दे रखे हैं, है ना। तो मैं मान लेती हूँ कि जो हमारा कोण है वो क्या है, x है। तो ये पहला कोण क्या हो जाएगा 3x, दूसरा कोण क्या हो जाएगा 5x, तीसरा 4x, और लास्ट कोण क्या हो जाएगा 6x। आप सभी को एक पॉइंट याद रखना है कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग होता है वो हमारा 360 डिग्री होता है। क्या होता है, चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360। इसी साथ आपको याद रखना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। बस यही डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, और जब त्रिभुज का क्वेश्चन आए तो ये वाला लगाना है, चतुर्भुज का क्वेश्चन आए तो ये वाला। फिलहाल यहाँ पर चतुर्भुज है तो हमें क्या करेंगे, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है 360 होता है। तो ये हमारे चारों कोण हैं, इनको जोड़ लो, 3 और 5 8, 8 और 4 12, 12 और 6 आपका कितना हो जाएगा 18x। ठीक है, तो 18x और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता क्या है 360। 18 से इकट्ठे कर 3 36 0, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 20। निकालना क्या था, सबसे छोटा और सबसे बड़ा कोण का योग निकालना था। ठीक है, सबसे छोटा कोण कौन सा हो जाएगा 3x, 20 दिया 60। सबसे बड़ा कोण कौन सा हो जाएगा 6x। ठीक है, 6 दूनी 12 यानी 120। अब इन दोनों का योग निकालना था, यानी इन दोनों को जोड़ना है, तो 120 और 60 आपका कितना हो जाएगा 180। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कई बार रिपीट हुआ है। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एक बेलन जिसके आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई आधार की त्रिज्या की 7/8 है,
का आयतन कितना है, यानी कि फाइनली आपको बेलन का आयतन निकालना है, यानी सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका क्या है, ये आपका होता है सिलेंडर का शेप, ठीक है, इस टाइप का ये आपका सिलेंडर का शेप होता है, ठीक है। हमको क्या दे रखा है, व्यास, तो व्यास क्या होता है 2r, ठीक है। 2r कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर, यहाँ से हम r यानी रेडियस निकाल लेंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस हमारी 4 सेंटीमीटर आ गई। ऊंचाई क्या दे रखा है, ऊंचाई आधार की त्रिज्या की 7/8 है, तो जो ऊंचाई है वो त्रिज्या की क्या है 7/8 है, तो 4 दूनी आपका हो गया 8, यानी हाइट आपकी कितनी आ गई 7/2। अब हमें आयतन निकालना है। देखिए बेलन के जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है उसका आयतन का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h, ठीक है। तो जो वैल्यू है बस वो लगा देते हैं और आंसर आ जाएगा। पाई की वैल्यू होती है 22/7, क्वेश्चन में भी दे रखी है 22/7, ठीक है, इंटू r स्क्वायर, r कितना है 4, तो r 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, इंटू h कितना है 7/2, तो 7/2 यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 22 कट जाएगा आपका 11 बार, इन दोनों का कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो 11 छक्के आपका कितना होता है 66, 6 आपकी कैरी यानी हासिल हो गई, 11 कम 11, 11 और 6 आपका कितना हो जाएगा 17, 176 सेंटीमीटर की उसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो 176 सेंटीमीटर की ऑप्शन नंबर 2 उसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो मेन चीज़ है इस टाइप का क्वेश्चन में, ये मेंसुरेशन क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है, इसमें आपके फॉर्मूले इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको बेलन का आयतन नहीं पता होगा तो आप इसको नहीं कर पाएंगे। व्यास क्या होता है, व्यास हमारा 2r होता है, यानी कि त्रिज्या का दोगुना होता है, ये नहीं पता होगा तो भी आप इसको नहीं कर पाएंगे ना। तो कुछ बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, तभी आप क्षेत्रमिति के क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो आई होप कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ, टिल देन हैव अ नाइस डे।